हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। कोविड-19 महामारी एक लंबे समय तक चली, अभी भी उसके नए वेरिएंट्स कई तरीके से हमें सामने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस महामारी का एक बड़ा प्रभाव हमें अर्थव्यवस्था पर, खास तौर से हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव के बाद जो रिकवरी की प्रक्रिया है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँची है, इस पहलू पर आज हम विचार करेंगे। हाल ही में जीडीपी से संबंधित दूसरी तिमाही के आंकड़े इस वित्त वर्ष के लिए जारी किए गए हैं। ऐसे में इस विषय पर मंथन करना जरूरी हो जाता है। जो टॉपिक है वह है कोविड-19 के बाद जीडीपी का हाल, यानी आज के विषय में यह समझेंगे कि जीडीपी की स्थिति इस वक्त कहाँ है, कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने जीडीपी को बढ़ने में मदद की है, कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो जो हमारे डायमेंशंस होंगे उन पर बात कर लें। अभी हम न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ के बाद जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं न्यूज़ के तहत कि कहाँ कहाँ जीडीपी ने ग्रोथ की है, किन किन सेक्टर्स में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, उनको देखेंगे। एक सवाल रिवीजन के लिए भी अक्सर जो बन सकता है उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा कि जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी के साथ जीवीए किसे कहते हैं। एक निष्कर्ष को देखेंगे और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। चूँकि यह विषय जीएस पेपर 3 यानी अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित है, प्रमुख रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाना, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। हालांकि महामारी का प्रभाव भी शामिल है, लेकिन प्रमुख हमारा जो फोकस है वह आर्थिक विकास पर है, इसलिए इस आधार पर इसे आप समझने का प्रयास करें। जो न्यूज़ है वह है हाउ टू रीड Q2 जीडीपी डेटा, यानी क्वार्टर 2 जो जीडीपी से संबंधित डेटा रिलीज़ किया गया है उसको कैसे हमें देखना चाहिए, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। जो इसके प्रमुख बिंदु होंगे हम उन पर चर्चा करें। तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 21 की हम बात करें, 2020-21 की, तो इस दौर में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें एक बहुत बड़ा संकुचन दिखाई दिया। 7.3% का संकुचन का मतलब होता है कि कोई अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ करती रहती है, ग्रोथ ना करके एक लिमिट के बाद अपनी वास्तविक स्थिति से सिकुड़ जाए या कम हो जाए, तो 7.3% का हमें संकुचन देखने को मिला। और इसका जो कारण था वह था लॉकडाउन्स, और लॉकडाउन्स की वजह से जो आर्थिक प्रक्रियाएं और आर्थिक गतिविधियां रहीं वे बहुत ज़्यादा बाधित हुई। तो इसमें एक चार्ट लिया गया है, एक डेटा है, उसमें दिखाया गया है कि -7.3 हमें भारत की जीडीपी देखने को मिल रही है, यानी उसमें गिरावट आई है, वह सिकुड़ गई है। और इस गिरावट को, कॉन्ट्रैक्शन को, जीडीपी का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का था, पिछले 60 वर्षों में जो डेटा लिया गया है उसके आधार पर बहुत बड़ी गिरावट कहा गया है। यहाँ पर आप उन डेटा को देख सकते हैं। ये यहाँ पर आने के बाद इसमें एक बड़ा डिप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 10 साल का जो डेटा है उसमें आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है, और उसके पहले का जो डेटा है उसमें आधार वर्ष 2004-5 लिया गया है। खैर, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर समझना, अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या है आधार वर्ष, कैसे लिया जाता है। इस साल के लिए जो चालू वित्त वर्ष है उसकी दूसरी तिमाही के लिए आर्थिक विकास के आंकड़े जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 2021 और 2022 कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक। तो इसकी पहली तिमाही रही होगी और फिर दूसरी तिमाही की हम बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से अगर ये शुरू होगा तो हम कह सकते हैं अप्रैल, मई और जून, इसको कहेंगे क्वार्टर 1। और अभी हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की, क्वार्टर 2। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के आधार पर यह डेटा जारी किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जीडीपी है वह पिछले साल की इसी समय की तिमाही की तुलना में, यानी अगर हम इसे वित्त वर्ष 2021-22 कह रहे हैं तो वित्त वर्ष 2020-21 की जुलाई, अगस्त और सितंबर की तिमाही के दौरान इसकी तुलना में, यानी
8.4% की वृद्धि जीडीपी में देखी गई है। जीडीपी क्या होता है भी हम समझ लेंगे। इसी तरह जो जीवीए था वो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 8.5% बढ़ा है। ठीक, इनमें ये वृद्धि हुई। आगे जो प्राइवेट कंजम्पशन है, निजी लोगों की खपत है, वह जीडीपी में एक बड़ा योगदान देती है, लगभग 55% हमारे भारत की जीडीपी में। उसमें भी पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में, इसी अवधि की तुलना में 8.6% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो व्यवसायों द्वारा किया जाने वाला निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो जीडीपी का 33% होता है, हमारी भारत की जीडीपी में योगदान रखता है। होता क्या है, ठीक, तो ये Q2 की इसी अवधि में पिछली अवधि की तुलना में 11% की वृद्धि देखी गई है। और सरकारी खर्चों की बात करें तो खर्चों को बेहद कम बताया गया। अगर हम पिछले साल को छोड़ दें तो लगभग पिछले 5 वर्षों में जो सरकार का खर्च रहा वह बेहद कम रहा। तो इस आधार पर इसको समझिए। अब इसमें 2-3 पॉइंट आए हैं, जैसे निजी खपत, ठीक, व्यवसाय द्वारा निवेश, सरकार का व्यय, ये सब चीज़ें क्या होती हैं अभी जीडीपी में क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी उससे पहले अगर हम एक डेटा की बात करें, डेटा में हम पिछले साल की तुलना में एक आंकड़ा देख लें कि कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी आई है, किन किन सेक्टर्स में आई है। इसमें प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्च, निवेश और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाया गया है। ये इस साल का आंकड़ा है Q2 का। इसमें अगर हम तुलना करें तो ये पिछले साल का डेटा है जिसमें 17,93,863 दिखाई दे रहा है, उसकी तुलना में वृद्धि दिखाई दे रही है हमें लगभग सभी क्षेत्रों में, इन तीनों में। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी तुलना 2019-20 से करें तो वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन कुछ सेक्टर उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हमें नहीं बढ़ते हुए दिखेंगे इस वाले सेक्टर में, यानी जीवीए के तहत। जीवीए में अगर आप देखिए तो यहाँ पर माइनिंग वाले सेक्टर में वृद्धि हुई है 2019-20 की तुलना में 2020-21 में। मैन्युफैक्चरिंग में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में 2019 की तुलना में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। हालांकि 20 की तुलना में हुई है, लेकिन 19 से अगर हम तुलना करें तो नहीं हुई। इसी तरह जो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई 19 की तुलना में। आपको याद होगा, ये सब इसलिए बताया जा रहा है, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा कोविड का नकारात्मक प्रभाव कंस्ट्रक्शंस, होटल्स और टूर एंड ट्रेवल्स वाले सेक्टर्स पर पड़ा था। उसी को हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर से रियल इस्टेट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, उसमें भी 19 की तुलना में, 19-20 की तुलना में गिरावट ही दिखाई देती है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये गिरावट देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय और रोजगार स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। ठीक, ये इस डेटा का प्रासंगिकता है, इस डेटा की। और दूसरी एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है जानने की, वो ये है कि हम बात कर रहे थे वी शेप रिकवरी की, कि वी शेप रिकवरी हो जानी चाहिए या होनी चाहिए अभी तक। वी शेप रिकवरी का मतलब है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती जाती है, उसके बाद एक समय के बाद वह वापस से ऊपर की ओर जाने लगे। तो हमारे यहाँ वी शेप रिकवरी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, ये भी प्रमुख बिंदुओं के रूप में शामिल किया गया है। अब जानते हैं हम जीडीपी के बारे में। प्रमुख एस्पेक्ट आज के हमारे टॉपिक का जीडीपी क्या है, बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि किसी निर्धारित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सेवाएं हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से एक साल का हम आंकड़ा ले सकते हैं जीडीपी के लिए। मान लीजिए किसी एक साल में किसी देश के अंतर्गत देश की सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सामान की कुल मौद्रिक या बाजार वैल्यू, उसका जीडीपी कहलाती है। जीडीपी मान लीजिए किसी देश की सीमा है, उस देश का एक और क्षेत्र कहीं समुद्र के भीतर मौजूद है, तो वो भी उसके अंतर्गत काउंट होगा। इस बात को याद रखिए। जीडीपी की आंकड़ा, जो जीडीपी की गणना है वो कैसे की जाती है, उसके लिए कई सारी विधियां हैं। उसमें से एक विधि जो यहाँ पर ली गई है वो है व्यय विधि। ठीक, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चों के तहत देखा जाएगा कि देश के अंतर्गत जो वृद्धि है सेक्टर्स में वो कितनी हुई है। तो इसमें देखते हैं हम कंजम्पशन यानी सी। कंजम्पशन को सी से लिखते हैं। कंजम्पशन का मतलब हुआ उपभोग किसका, निजी क्षेत्र में लोगों का। वे किन किन चीज़ों में उपभोग कर रहे हैं,
साबुन, तेल, मंजन, कोई गाड़ी खरीद रहा है, निजी उपभोग, ठीक। दूसरा, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, सरकार किन किन योजनाओं में खर्च कर रही है, सरकार सेना के लिए खर्चों में कितनी बढ़ोतरी कर रही है और किन किन क्षेत्रों में कर रही है। अगला, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से, व्यवसायों की तरफ से निवेश किया जाना। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कुल निर्यात में से जब हम कुल आयात को घटा देंगे तो हमें नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो जीडीपी बराबर C+G+I प्लस NX, यानी नेट एक्सपोर्ट। ये हुई जीडीपी की बात। दो शब्द इसमें और जानने लायक हैं, वो हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। शुरू में हमने बात की थी आधार वर्ष की, तो वो आधार वर्ष का फॉर्मूला यहीं से निकलता है। दरअसल जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ चालू कीमतों पर जीडीपी की गणना किया जाना, यानी इस वक्त जो बाजार की मौद्रिक कीमतें हैं बाजार पर आधारित, उन पर जो जीडीपी निकाला जाएगा उसे चालू कीमतों पर आधारित जीडीपी कहते हैं, यानी नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी की गणना करने के लिए हम एक आधार वर्ष का चुनाव करते हैं, जो कोई भी एक, मान लीजिए इस साल की जीडीपी की हम तुलना करें आज से 10 साल पहले की जीडीपी में, तो आधार वर्ष निश्चित होगा। उसमें फ़ायदा ये है कि हम इन्फ्लेशन और ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं। तो अभी हम पीछे जो गणना कर रहे थे, हमने बात की थी कि इसमें आधार वर्ष 2011-12 लिया है, इसमें 2004-5 लिया है, तो वह यही आधार वर्ष की बात थी, यानी वह रियल जीडीपी का डेटा उसमें दिया गया था। तो जीडीपी के जो सेक्टर्स हैं वे कंपोनेंट्स में इनको शामिल किया है, यानी कंजम्पशन, C की बात कर रहे थे हम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, G बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, व्यापार के, और अगला नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक। एक और शब्द जो आता है वह है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड, यानी सकल मूल्य वर्धन भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो उसके क्षेत्रक हैं, भारत के संदर्भ में बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो उनके द्वारा किया गया अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। तो आसान भाषा में समझे तो अगर हम किसी भी उत्पाद से उसका इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की लागत को हटा दें तो जो कीमत बचेगी उसे हम GVA के तहत रख सकते हैं। मान लीजिए किसी ब्रेड की कीमत 20 रुपये है, बाजार में बिकती है, उसमें से 16 रुपये उसका इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की लागत है, उसको अगर हम घटा दें तो जो 4 रुपये बचेगा वह GVA होगा, ठीक। तो GVA बराबर GDP प्लस उत्पादों पर सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसमें से उत्पादों पर जो टैक्स लिया है उसको घटा दें तो हमें GVA प्राप्त हो जाएगा। GDP और GVA में जो एक प्रमुख अंतर है वो ये है कि GDP जहाँ पर सभी क्षेत्रों द्वारा जो खर्च किया गया है, व्यय किया गया है, व्यय के आधार पर मांग पक्ष को शामिल करता है GDP। वहीं पर जो GVA है वो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति पक्ष को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी डिमांड और सप्लाई का। तो GDP को ज्ञात करने के और GDP निकालने के कुछ अलग महत्व होते हैं, GVA के आधार पर गणना करने के कुछ अलग महत्व होते हैं। जहां GDP किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बताता है, GDP के तहत हम उस देश की किसी दूसरे देश के साथ तुलना करके देख सकते हैं या आर्थिक वृद्धि कितनी है। GDP के इंडिकेटर्स के तहत जहां हम एक व्यापक रूप से समझ सकते हैं कि देश की आर्थिक गतिविधियां किस तरह से काम कर रही हैं, देश का विकास कैसे हो रहा है, उसी के आधार पर अगर हम GVA की बात करें तो GVA में अलग अलग सेक्टर्स में इस चीज़ का पता चलता है कि किस खास सेक्टर को कितना बूस्ट किया जाना है या किसी खास सेक्टर पे हमें कितना और ध्यान देना चाहिए। तो सेक्टर वाइज हमें डिफरेंशिएट करने को देखने को मिल जाता है, यानी सप्लाई कितनी हो रही है बाजार में, आपूर्ति कितनी किस तरह से बढ़ रही है उसको जानने को हमें मिलता है। GDP में मांग का पता चलता है कि कितना कंजम्पशन, कितना उपभोग बढ़ रहा है। तो दोनों पहलुओं के अपने अपने अलग अलग महत्व होते हैं, ठीक। अब हम बात करें निष्कर्ष इस टॉपिक के आधार पर। तो पहला तो हमें ये पता चला कि जो दूसरा क्वार्टर है, अगर हम इसको पिछले साल और कोविड के दौरान, लॉकडाउन्स के दौरान उसकी तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हालांकि जैसा अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अभी भी V आकार की रिकवरी होनी बाकी है, यानी किसी भी देश के लिए
जो वी आकार की रिकवरी को महत्वपूर्ण माना गया है, अभी भारत में वो रिकवरी नहीं देखी जा रही। एक और बात जो निकल करके आई वो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी Q1 और Q2 को मिला लें तो GVA और GDP क्रमशः 3.5% और 4.5% बढ़ा है और ये 2019 की इसी समय की छमाही की तुलना में कम है। इसके अलावा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह होगा, हमें देखने को मिला इन डेटा से कि निजी कंजम्पशन यानी निजी उपभोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी यानी निजी उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी और मांग के आधार पर ही आपूर्ति बढ़ेगी, तो एक पूरी श्रृंखला इस तरह से डेवलप होगी, एक पूरी चेन डेवलप होती जाएगी डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक, अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो अगर आपूर्ति पक्ष मजबूत भी है किसी देश की अर्थव्यवस्था का तो वह भी ज़्यादा समय तक लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन या जो भी उत्पादन हुआ होगा वह इसी तरीके से रखा रहेगा, उसकी मांग ही नहीं होगी बाजार में। ठीक, उसके आधार पर अगला जो प्रोडक्शन होना है वह बाधित होगा, जिसके आधार पर लोगों के रोजगार और नौकरियों पर भी संकट आएगा, क्योंकि ऐसा होने पर जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जो कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वहाँ पर लोगों की छटनी शुरू हो जाएगी और रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सरकार नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें बाज़ार में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में, कंपनियों के हाथों में पैसा पहुंचाने की कोशिश करे। ऐसा एक सामान्य स्थितियों में कहा गया है कि हम जब कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों के माध्यम से लोगों के हाथों तक पैसा पहुंचाएंगे तो उसके आधार पर उनका उपभोग बढ़ेगा, और जब उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ने के साथ ही सप्लाई पक्ष वो भी मजबूत होगा, क्योंकि जितनी मांग बढ़ेगी उसी हिसाब से सप्लाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक जो अन्य चिंता है वह है कोविड के नए वेरिएंट का खतरा। ओमिक्रॉन हमने देखा भी, उस पर डिस्कशन भी किया गया न्यूज़ प्रोग्राम में कि कैसे वो फिर से चिंता का विषय बन रहा है और WHO ने उसे गंभीर खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा मांग आपूर्ति की बाधा तो है ही कि दोनों पक्षों को कैसे संतुलित किया जाए। ठीक, तो आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से आप क्या समझते हैं? वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या सुधार दिखाई दिए हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है और बताना है कि GDP किसे कहते हैं। बहुत ही एक परिभाषा दीजिएगा आसान शब्दों में, और बताइएगा कि Q2 में किस तरह से उतार चढ़ाव में दिखाई दे रहे हैं, किस पक्ष पर काम करने की आवश्यकता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।